नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। चीन की बात करते हैं आज प्राइम टाइम में। चीन इन दिनों बगावत देख रहा है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देख रहा है, जो चीन के लिए बहुत सामान्य नहीं है, लेकिन चीन में भी लोग अब आवाज उठा रहे हैं। सड़कों पर लोग नारे लगा रहे हैं और शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो तक की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि कोविड की सख्त और लंबी पाबंदियों को लेकर देश की जनता गुस्से में है और इसलिए शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे लग रहे हैं। 1989 के टिएनएनमेन स्क्वायर पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के सालों बाद अब चीन के अलग अलग इलाकों में इतने तीखे विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। बीजिंग, शंघाई, वुहान और ग्वांगजू जैसे चीन के बड़े शहरों तक ये प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री से शुरू हुआ ये विरोध शंघाई तक पहुंच गया। विरोध कर रहे लोग चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। चीन में पिछले कुछ दिनों में कोविड के नए मामले और रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं, जिसके चलते चीन ने कोविड के फैलाव पर रोक लगाने के लिए काफी सख्त पाबंदियां लगाई हैं और इन पाबंदियों से लोग अब परेशान हो गए हैं, क्योंकि आम जनजीवन बहुत ही अस्त व्यस्त है। लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है, अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है। सड़कों पर अब जो गुस्सा नजर आ रहा है वो चीन के जिनजियांग प्रांत के उरुमची में एक बहुमंजिला इमारत में आग से जो 10 लोगों की मौत हुई उसके बाद से तेज हुआ, क्योंकि आरोप लगा कि इस बिल्डिंग में जो आग लगी थी तो लोग इमारत से इसलिए बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि उनके इमारत से बाहर आने के रास्ते कोविड पाबंदियों की वजह से बंद कर दिए गए थे। इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों को अब पुलिस ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है, उनकी पहचान की जा रही है। ऐसे कई लोगों को चीन के अलग अलग प्रांतों की पुलिस गिरफ्तार कर रही है, जिससे चीन के लोगों में दहशत भी है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन यूनिवर्सिटियों में भी फैला हुआ था और इसलिए अब वहां पर छुट्टियां कर दी गई हैं। छात्रों को घर वापस भेज दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र चीन के बीजिंग के बड़ी यूनिवर्सिटीज के छात्र विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। वैसे तो चीन में सोशल मीडिया पर कई तरह की पाबंदियां हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी टेलीग्राम जैसे ऐप के जरिए एक दूसरे से संपर्क कर रहे थे। ऐसे कई ऐप पर चीन ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। पुलिस की सख्ती को देखते हुए प्रदर्शनों में शामिल कई लोग अपनी चैट डिलीट कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले विदेशी मीडिया पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं और कई पत्रकारों को चीन की पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है। बीबीसी के पत्रकार एड लॉरेंस भी उनमें से एक हैं, जिन्हें शंघाई में रविवार रात प्रदर्शन कवर करने के चलते बुलाकर कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने इसे हैरान करने वाला और अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन विरोध प्रदर्शनों पर चीन के रवैये के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करेगा। चीन एक ओर इस आंतरिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अन्य देशों के मामलों में भी दखल देने से अभी भी बाज नहीं आ रहा। ताजा खबर यह है कि चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो भारत के साथ उसके रिश्तों में दखल न दे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी संसद में पेश एक रिपोर्ट में जानकारी दी है। इस जानकारी के मुताबिक लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत के साथ गतिरोध के दौरान चीन के अधिकारियों ने लगातार इस संकट की गंभीरता को कम करके पेश करने की कोशिश की। चीन ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि वो सीमा पर स्थिरता बनाए रखना चाहता है और इस गतिरोध का असर भारत के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों के अन्य क्षेत्रों में नहीं पड़ने देना चाहता। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कोशिश है कि सीमा पर तनाव के बाद भारत अमेरिका के और करीब न आ जाए। इसी के तहत चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चीन और भारत के रिश्तों में दखल न देने की चेतावनी दी है। इस बीच चीन का एक और ऐतराज सामने आया है। दरअसल भारत और अमेरिका की सेनाएं इन दिनों उत्तराखंड के औली में एक संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं। ये इलाका चीन से लगी सीमा के काफी करीब है। औली का इलाका हिमालय के इस ऊंचे और सर्द इलाके में दोनों देशों के सैनिक साझा युद्ध अभ्यास के जरिए हिमालयी इलाकों में सीमा पर निगरानी बेहतर करने, पहाड़ी इलाकों में युद्ध कौशल निखारने, बचाव अभियानों और मेडिकल सहायता देने जैसे हुनर बेहतर करने की कोशिश है।
इस काम में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल हो रहा है और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की तैयारी भी की जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच हर साल एक दूसरे के देश में ये फौजी अभ्यास होता है। पिछले साल ये अमेरिका के अलास्का में हुआ था। भारत में इससे पहले ऐसे युद्धाभ्यास उत्तर भारत के अन्य इलाकों में हो चुके हैं, लेकिन चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच सीमा के करीब उत्तराखंड में इस अभ्यास से चीन बौखलाया हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने इस युद्धाभ्यास को भारत और चीन के बीच पूर्व में हुए समझौतों का उल्लंघन बताया है। The joint military exercise between India and the US close to the LAC at the China-India border violates the spirit of the agreements signed between China and India in 1993 and 1996. It does not serve the mutual trust between China and India. China has already expressed concerns to the Indian side. इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए, समझने के लिए कि चीन जो है वो इस पर जो एतराज जता रहा है वो कितना जायज है, चीन का एतराज है किस बात पर, भारत और चीन के रिश्ते, चीन और अमेरिका के रिश्ते किस तरह से इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं मनोज जोशी, डिस्टिंग्विश्ड फेलो ORF, कॉमोडोर उदय भास्कर, रिटायर्ड डायरेक्टर SPS, और ब्रह्मचलानी, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ। इस चर्चा से पहले लेकिन एक और खबर बता दें पहले कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपनी संसद को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक चीन ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इलाके में स्थित देश जिबूटी में अपना एक सैन्य बेस पूरी तरह से स्थापित कर लिया है। NDTV ने सैटेलाइट की तस्वीरों के हवाले से 4 महीने पहले ये जानकारी दी थी, जिससे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी जिसकी पुष्टि कर दी है। आपको वो सैटेलाइट तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये है अफ्रीका में हिंद महासागर से लगा देश जिबूटी, जहां पर चीन ने ये बेस बनाया है। ये अब पूरी तरह से काम कर रहा है और यहां इस पोर्ट पर चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां रुक सकती हैं। अमेरिकी संसद को सौंपी अपनी चाइना मिलिट्री रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये जो जगह है, जो एक वहां पर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जिसे पोत घाट कह सकते हैं, वहां पर चीनी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर, अन्य युद्धपोत और पनडुब्बी तैनात हो सकते हैं। ये भारत के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना को यहां अपनी समुद्री सीमाओं पर चीन की नौसेना की ओर से खतरा पैदा किया जा सकता है। चीन के जिबूटी बेस में पूरी तरह से सशस्त्र मरीन्स तैनात हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाना भी यहां पर तैनात है। तो चर्चा शुरू करते हैं। ब्रह्मचलानी, जो अभी तस्वीर नजर आ रही है सैटेलाइट इमेजेस हैं जिसकी पुष्टि NDTV ने पहले तो ये बात दिखाई थी लेकिन पुष्टि की है पेंटागन की जो रिपोर्ट है उसमें भी। तो जिबूटी बेस में जिस तरह सशस्त्र मरीन्स तैनात हैं, वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाना, कैरियर्स, भारत के लिए अगर हम देखें तो किस तरह का खतरा ये खड़ा करता है जिबूटी में चीन की ये तैयारी? जिबूटी चीन का पहला ओवरसीज नेवल बेस है और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बेस है, क्योंकि जिबूटी रेड सी का जो एंट्रेंस है उसके बिल्कुल एंट्रेंस के कोने पर लोकेटेड है। जिबूटी इंडियन ओशन रीजन का एक देश है, तो इससे साफ जाहिर है कि चीन इंडियन ओशन में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और जो सिग्निफिकेंट बात यह है कि जिबूटी में जो उन्होंने नेवल बेस बनाया कैसे? उन्होंने पहले जिबूटी को एक डेथ ट्रैप में फंसाया और डेथ ट्रैप में फंसा के जिबूटी से लैंड मांगा और ये फिर नेवल बेस बनाया जिबूटी में। तो उसी तरह से ये उनकी जो ये डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी है वो दिखाई दे रही है आजकल अफ्रीका के दूसरे कोने पर, वेस्टर्न अफ्रीका में। वो इक्वेटोरियल गिनी में अब कोशिश कर रहे हैं कि अटलांटिक ओशन पर वो बेस बनाए, अटलांटिक ओशन के कोस्ट लाइन पर, सेम डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू। तो उनका जो ये स्ट्रैटेजी है
पोर्ट्स बनाने का, नेवल बेसिस बनाने का, और श्रीलंका में भी आपने देखा कि स्थिति बहुत खराब है इकोनॉमिकली, क्योंकि श्रीलंका चीन के एक डेट ट्रैप पे फंसा हुआ है। तो भारत के लिए ये जो कुछ हो रहा है इंडियन ओशन रीजन में, और पिछले हफ्ते चीन ने बीजिंग में एक इंडियन ओशन रीजन की मीटिंग बुलाई, होस्ट की, करीब 17 देश पार्टिसिपेट किए, पर भारत को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। चीन इंडियन ओशन रीजन का एक देश नहीं है, भारत इंडियन ओशन रीजन का एक देश है, पर भारत को एक्सक्लूड करके जानबूझ के उन्होंने एक मीटिंग बुलाई बीजिंग में इंडियन ओशन रीजन के बारे में। बिल्कुल, तो इंडियन ओशन रीजन के बारे में मीटिंग होती है, उसमें भारत जो कि इस इंडियन ओशन रीजन का देश है उसे एक्सक्लूड किया जाता है। चीन कैसे आक्रामक होकर यहां फैलता जा रहा है, और चीन की जो कर्ज नीति है, जो वो अब दूसरे देशों को कर्जदार बनाकर फिर वहां पे कब्जा फैलाता है, उसी की ताजा मिसाल जिबूटी भी है। और भारत के लिए ये चिंता का विषय है इंडियन ओशन रीजन की बात अगर की जाए तो उस लिहाज से। लेकिन साथ साथ चीन दूसरे देशों के रिश्ते में जो दखलंदाजी करता है, मनोज जोशी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इस समय भारत और अमेरिका के सैनिक एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं ओली में, और चीन इसके ऊपर ऐतराज जताता है और कहता है कि ये अग्रीमेंट्स का उल्लंघन है। और तो चीन के इस तरह के बयान कई बार ऐसा लगता है कि इसके कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, लेकिन चीन इस तरह के बयान देखे एक नई बहस या नए नैरेटिव्स खड़े करने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। देखिए, 1996 के जो अग्रीमेंट है वो तो पब्लिक है, आप इंटरनेट में जाइए, आपको पूरी अग्रीमेंट मिल जाएगी। अग्रीमेंट में साफ साफ कहा गया है, उसका जो चौथा आर्टिकल 4 है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर दोनों साइड जो है 15,000 सैनिकों के साथ कोई एक्सरसाइज करते हैं, हाँ जी, तो एक तो ये कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ऐसी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो एक्सरसाइज जो है उस दिशा में नहीं होनी चाहिए, मतलब जिस दिशा में बॉर्डर है। पर इससे और महत्वपूर्ण एक और इसका जो क्लॉज 2 है, आर्टिकल 4 क्लॉज 2 सन 96 की जो अग्रीमेंट है, उसमें यह कहा गया है कि अगर एक्सरसाइज होती है, एक ब्रिगेड मतलब 5,000 लोगों से ज्यादा, एक ब्रिगेड 5,000 लोगों की होती है, तो प्री नोटिफिकेशन होनी चाहिए, पहले से नोटिफाई करना चाहिए। तो इस बात में दो चीजें सामने आती हैं। एक तो 2020 में जो कुछ चीन ने किया लद्दाख में जी, वहां तो कोई भी जानकारी हमको नहीं दी, कुछ भी हमको नहीं बताया, और अपनी फौज वहां पे खड़ी कर दी। और दूसरी बात यह है कि जो ये इस समय युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हो रही है, जहां तक मेरा अपना अंदाज है, औली में हो रही है उत्तराखंड में, एक करीब 100 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। आपने दिखाया है 58 किलोमीटर शायद अपने नक्शे में, जो कुछ भी है, पर ये 5,000 की सीमा पे नहीं आती है। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि वो आर्टिकल 4 क्लॉज 2 कहता है कि अगर 5,000 सैनिक जी एक्सरसाइज में हो तो प्री नोटिफिकेशन होना। तो ये जैसे मैंने आपसे कहा कि ये नैरेटिव खड़ा करना बहुत आसान है, क्योंकि लोग जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्पोक्समैन जो है वो अपना जो मर्जी आए कह देते हैं। बिल्कुल, तो और कह दिया। जो स्पोक्सपर्सन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो युद्ध अभ्यास है भारत और चीन के बीच पूर्व में हुए समझौतों का उल्लंघन है, ये बात गलत है, क्योंकि जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक ये कोई भी उल्लंघन नहीं है। लेकिन और साथ साथ जो चीन का ये बयान आता है कॉमोडोर उदय भास्कर के, भारत के साथ जो चीन के रिश्ते हैं उसमें अमेरिका दखल ना दे, तो वो जो टकराव रहा और जो बॉर्डर एरियाज में टकराव है, और उसके चीन को अगर ये डर लगा है कि कहीं अमेरिका और भारत करीब तो नहीं आ रहा, तो वो एक तरफ इस टकराव को बनाए रखना भी चाहता है, दूसरी तरफ वो चाहता है कि भारत के रिश्ते किसी भी और देश से घनिष्ठ ना हो। तो आपकी कमेंट इसके ऊपर, आपकी एनालिसिस क्या है? ये आपकी बात सही है कि चीन के अंदर जब भी भारत और अमेरिका के बीच में किसी प्रकार का
अगर भागीदारी होती है, किसी प्रकार का खास सैनिक दृष्टिकोण से अगर एक्सरसाइज होता है, तो चीन बहुत चिंतित हो जाता है। ये हमने मालाबार एक्सरसाइज का जब शुरुआत हुआ था करीब 20-22 साल पहले, तब से लेके आज तक हम यही एक नक्शा देख रहे हैं। आप क्वाड की बात लीजिए, जब भारत अमेरिका क्वाड के अंदर कुछ बातचीत शुरू हो जाती है तो चीन चिंतित हो जाता है। और अगर आप अमेरिका, भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं उनका अगर समीक्षा करेंगे तो ये एक मुख्य बिंदु है कि यदि भारत अमेरिका के बीच में रिश्ते बेहतर होते हैं तो वहां से बीजिंग में इस प्रकार के बयान बार बार आते हैं। और आज का ये जो चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने जो कहा है, जैसे मनोज जी ने अभी बताया है, कानूनी दृष्टिकोण से भारत और चीन के बीच में जो 1996-96 के जो मिलिट्री सीबीएम्स थे उनका उल्लंघन नहीं है कानूनी दृष्टिकोण से, यदि आप देखेंगे, जैसे मनोज ने अभी बारीकी तरीके से बताया है। परंतु स्पोक्समैन कह रहा है कि इट इज अ वायलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एग्रीमेंट, अर्थात कि ये जो भारत और चीन के बीच में भावना की बात कर रहे हैं और जो द्विपक्षीय रिश्ता अभी गलवान के बाद एक प्रकार से मैं कहूंगा कि काफी तनाव है, शायद उस दायरे में वो अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि आप इस विपक्षी वाले मामले में मत पड़िए। पर नगमा, इसमें एक मैं कहूंगा कि खास बात यह है कि अमेरिका का जो रिपोर्ट है जो पेंटागन ने बनाया है, इन्होंने अपने सदस्यों के लिए बनाया है, अपने जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको ये काफी बड़ी रिपोर्ट है, करीब 200 पेज की है। और उसमें ये एक सेक्शन है जहां पे उन्होंने चीन का जिक्र किया है, जबकि चीन की पूरी मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात हो रही है, जिसमें जिबूती भी है, इंडियन ओशन भी है, इंडो पैसिफिक भी है। और ये जो चीन का असेसमेंट है, यानी कि चीन के मिलिट्री पावर के बारे में जो पेंटागन का असेसमेंट है, उसमें आप ये स्पष्ट देख रहे हैं कि वो अपने सांसदों को रेखांकित करना चाहते हैं कि भारत चीन के बीच में इस वक्त क्या रिश्ता है, क्या सैनिक तनाव है। और इशारा मैं समझता हूं यही है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जो सैनिक रिश्ता है, जिसमें स्थल सेना भी है, नौसेना भी है, वायुसेना भी है और बाकी क्षमताओं की जो इशारा हम कर रहे हैं, शायद ये इसकी जो खास मैं कहूंगा कि संदेश है उनके सदस्यों के लिए। नगमा जी बिल्कुल। दूसरी बात एक ये जानना चाहेंगे मनोज जोशी के, या ब्रह्मा, मैं आपसे भी ये बात समझना चाहती हूँ कि चीन के अंदर में इस समय जो एक तरह से विद्रोह दिख रहा है वो भी अब बहुत ज्यादा आम दृश्य नहीं है। ये बहुत कॉमन नहीं है कि चीन की सड़कों पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखा जाए, और एक ऐसे समय में जब शी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर रहे हैं और ज्यादा मजबूत नेता बने हैं, उस वक्त सड़कों पर निकलकर यूनिवर्सिटी के छात्र और आम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और शी जिनपिंग गद्दी छोड़ने की बात हो रही है या नारे लग रहे हैं। ये तो है कि उन्हें जोर शोर से कुचला जाएगा, दबाया जाएगा इसको, लेकिन अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विरोध हो रहे हैं वहां पर। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस काफी है चीन में, वो उसको मैनेज कर रहा है, लेकिन साथ साथ दूसरे देशों के मामलों में जो उसकी दखल अंदाजी है वो भी चल रही है। तो क्या एक तरह से वो जो घरेलू परेशानियां हैं उससे ध्यान हटाने की भी कोशिश है ये? आप ठीक कह रहे हैं ब्रह्मा, यू वांट टू गो? जी ब्रह्मा। नगमा, आप ठीक कह रहे हैं। ये चीन के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है जो कुछ हो रहा है इस समय। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी एक अपराइजिंग हुई है चीन में, वो हमेशा स्टूडेंट लेड अपराइजिंग हुई है। मई 4, 1919 में एक बहुत बड़ी अपराइजिंग हुई, स्टूडेंट लेड अपराइजिंग अगेंस्ट वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म। उसके बाद फिर 1989 में बीजिंग में तिएननमेन स्क्वायर में एक स्टूडेंट लेड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट खड़ा हुआ और जिसको कुचला गया। करीब 10,000 लोग मारे गए, टैंक्स यूज किए गए स्टूडेंट्स के खिलाफ। अब 1989 के बाद ये एक दूसरा अपराइजिंग हुआ है
पॉपुलर अपराइजिंग, बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग है कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। और अगेन ये स्टूडेंट लेड अपराइजिंग है और इसको कुचला जाएगा। जैसे 1989 में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को कुचला गया था, उसी तरह से ये भी जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं और प्रोटेस्ट हैं इस समय काफी ब्रूटली क्रश किए जाएंगे। मगर जो असली बात यह है कि एक तो इस समय जब चीन की इकोनॉमी चीन की इकोनॉमी एक क्राइसिस के थ्रू जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ चीन में काफी स्लो हो गया है और कम्युनिस्ट पार्टी का जो रैशनल है पावर मोनोपोली पर, वो है कि हम हाई इकोनॉमिक ग्रोथ डिलीवर करते हैं। अब क्या है कि वो उनका जो रैशनल है वो अंडरमाइन हो चुका है, क्योंकि डोमेस्टिकली इकोनॉमी में बहुत सेटबैक्स हुए हैं और ग्रोथ काफी स्टॉल हो गया है। और दूसरी तरफ जो चीन का जो इंटरनेशनल इमेज है वो काफी खराब हो चुका है। पिछले 2-3 साल में एक ग्लोबल सर्विस दिखा रहे हैं कि चीन का इमेज इस समय काफी अंडरकट हो चुका है। तो इस समय इस तरह का अपराइजिंग होना शी जिनपिंग के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो इस अपराइजिंग को इन प्रोटेस्ट को तो वो क्रश कर लेंगे। जी। मगर असलियत यह है कि these protests have shaken शी जिनपिंग। उसकी जो अथॉरिटी है वो उसको ओपनली चैलेंज करना, उसकी शी जिनपिंग के खिलाफ पब्लिक में नारे लगाना, ये तो कोई किसने इमेजिन ही नहीं किया था 1 महीने पहले कि इस तरह की बात होगी चीन में। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है चीन के लिए और इसके जो रिपरकशंस इम्प्लीकेशंस होंगे वो चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्या असर मनोज जोशी इसका देखा जाएगा? चीन के जो रिश्ते हैं दुनिया के दूसरे देशों के साथ, तो ज्यादातर देशों में देखा जा रहा है कि चीन के रवैया बहुत आक्रामक, खास करके छोटे देश, पड़ोसी देश जो वहां पर जिन पर चीन अपना कब्जा जमाता है। अब हमने जिबूती को देखा, किस तरह वहां पे भी उसका अग्रेशन या उसका जो जमावड़ा है वो बढ़ता और मजबूत होता जा रहा है। शी जिनपिंग के सामने इस तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती उनकी डोमेस्टिक चुनौती है कि कैसे वो इस विद्रोह को, इस बगावत को रोकते हैं, कैसे इसको साधते हैं, कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले तो यही चुनौती होगी और इसकी प्रतिक्रिया में एक और आक्रामक चीन हो सकता है। देखिए नगमा जी, ऐसा है कि जहां तक कि चीन है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सबसे बड़ी चुनौती डोमेस्टिक कंट्रोल है, कि मतलब घरेलू कंट्रोल जो है चीन के अंदर जो है उसका राज जो है कायम होना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती ये होती है और बाकी सब कुछ जो है देखा जाएगा। तो जहां तक कि ये डोमेस्टिक सिचुएशन है, जरूर इस समय आप देख रहे हैं कि कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, कुछ नारे लगाए जा रहे हैं, पर मैं इतना कहूंगा कि ये कोई नई बात नहीं है। हर साल ये रिपोर्ट नहीं होता है, हर साल चीन में कई ऐसे हादसे होते हैं। जी, तो रिपोर्ट हो भी नहीं पाता है क्योंकि तस्वीरें नहीं आती वहां से बाहर, और अभी भी उसके ऊपर तस्वीरें नहीं आती हैं और लोग उतना अटेंशन नहीं देते हैं। इस समय जो है, क्योंकि चीन और पश्चिम के बीच में दरार बढ़ती चली जा रही है, तो वेस्टर्न न्यूज एजेंसीज इसको थोड़ा उछाल भी रहे हैं। जी। अब मैंने कुछ पिक्चर्स देखे तो वहां पे करीब 20 लोग थे जो कि नारे लगा रहे थे। तो ये बहुत बारीकी से देखना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नहीं है ये मैं नहीं समझता हूं कि बहुत बड़ा है। ये टिएनआनमेन के मुकाबले नहीं है, वो एक अलग स्थिति थी। फिर भी ये महत्वपूर्ण है, कम से कम सांकेतिक भी, एक सिंबोलिज्म के तौर पे भी कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं और शंघाई में नारे लग रहे हैं। और देखिए ये शंघाई में पहले भी नारे लगे हैं और पहले भी इसका विरोध हुआ है, मतलब ये कोविड पॉलिसी का। पर इस समय चीन की सरकार के लिए एक दुविधा में है, क्योंकि अगर वो अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म करती है तो बहुत बड़ा खतरा ये है कि एक अनुमान लगाया है, ये ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट लिखी थी, कहा था कि
363 मिलियन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, 363 मिलियन, और 5.8 मिलियन आईसीयू में जाएंगे, और कम से कम 620,000 डेथ हो सकते हैं। तो इस समय जब शी जिनपिंग ये देखते हैं कि क्या जो इस समय जो स्थिति है, क्योंकि चीन ने अभी तक तो जो है वहां जो कोविड से जो मोर्टेलिटी हुई थी उसको बड़े कंट्रोल में रखा है, पर ये अगर उभर जाए और तो और भी खतरनाक हालत हो सकती है। तो इस समय वो दुविधा में है, बिल्कुल दुविधा है, और यही उनकी बड़ी चुनौती भी है। और ये है कि लोग किस हद तक इसको मानने को तैयार होंगे, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है, लोगों के रोजगार छिने हैं, अर्थव्यवस्था बुरी है, तो ये चुनौती तो है। लेकिन जो एक और जिसकी मैं चर्चा कर रही थी, उदय भास्कर, अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं, जिस तरह से अमेरिका और चीन के रिश्तों में तो तनाव रहा ही है, लेकिन हाल ही में G20 में जो मुलाकात हुई बाइडेन और शी जिनपिंग के, उसके बाद इसमें कुछ इसकी जो लैंग्वेज, जो स्टेटमेंट्स बाहर आई, उसके लैंग्वेज कुछ बदला हुआ जरूर नजर आया। तो आपको ये जो अभी पेंटागन ने बताया कि कैसे वो अमेरिका को एक तरह से चेतावनी दे रहा है चीन, तो चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उस समय आप कैसे देखते हैं? चीन के इन बयानों से क्या ऊपर नीचे रिश्तों में हो सकता है? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मैं कहूंगा कि शायद तब से चीन की जो रवैया है अमेरिका के साथ, उसमें एक काफी बड़ा बदलाव आया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब वहां व्हाइट हाउस में थे, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि चीन हमारे लिए एक काफी बड़ा खतरा है। यानी कि पहले जो कोऑपरेशन हो रही थी, कंपटीशन की बात चल रही थी, उन्होंने उसको दूसरे वर्ग पे ले गए। बाइडेन साहब जब आए, मैं कहूंगा स्ट्रेटेजिक या सामरिक दायरे में चीन के साथ उनका जो तनाव है, और खास अभी ये जो इकोनॉमिक वॉर हो रहा है, खास सेमीकंडक्टर और चिप्स के बारे में, और साथ साथ जो यूक्रेन में हुआ है, जो रूस का जो वहां पे आक्रमण हुआ है, इन सब चीजों को देखते हुए मैं कहूंगा कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे अमेरिका चीन को इस वक्त एक प्रकार का खतरा जैसे वो उसको देखते हैं। परंतु टैक्टिकल लेवल पे, जैसे आपने कहा G20 बाली समिट में चीन और अमेरिका शायद एक दूसरे के साथ अपने एंगेजमेंट या बातचीत को एक प्रकार से वापस पटरी पे लाना चाहते हैं, और वो मैं कहूंगा वो जो टेक अवे था बाली से। भारत के लिए शायद हमको एक ऐतिहासिक रूप से ये याद रखना चाहिए कि शीत युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका और चीन के रिश्ते कभी गर्म कभी नरम। जी, आपको याद होगा जब बिल क्लिंटन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक प्रकार का समझौता पे आए कि चीन और अमेरिका दक्षिणी एशिया की जो स्थिरता है उसके जिम्मेदारी वो लेंगे। जी, उस वक्त दिल्ली बहुत चिंतित था, अभी हम दूसरे ओर गए हैं, तो शायद भारत को इसको बहुत निगरानी से देख के अपने जो हित है, अपने जो इस वक्त मैं कहूंगा चाहे गलवान हो या जो भी, उसको मद्देनजर रखते हुए हमको ये पूरा जो इस वक्त जो उथल है और उसका समीक्षा करना चाहिए। बिल्कुल, चीन और अमेरिका के रिश्ते नरम गरम होते रहे हैं, भारत के हित में क्या है इस पर भारत को नजर रखनी जरूरी है सतर्कता से। धन्यवाद आपका उदय भास्कर, ब्रह्मचलानी और मनोज जोशी हमारे साथ प्राइम टाइम में शामिल होने के लिए। और इस वक्त प्राइम टाइम में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। इसी सीट से आजम खान विधायक थे। इस सीट से आजम खान के सबसे करीबी आसिम राजा ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और आजम खान उनके लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इस प्रचार के दौरान कभी वो रो पड़ते हैं, कभी शेरो शायरी में अपना दर्द बयान करते हैं। मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया, तो तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद? मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया और तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया? कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर
कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ। रामपुर की इसी विधानसभा सीट से अपनी सदस्यता रद्द होने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का अंदाजे बयां देखिए। यहां अब आसिम राजा सपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उनके लिए वोट मांगते हुए आजम खान खुमार बाराबंखवी का ये शेर पढ़कर भावुक हो गए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए आजम खान के खिलाफ लगभग 90 मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें वो लगभग 2 साल जेल में भी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान द्वारा नफरत भरे बयान देने के चलते कोर्ट ने हाल ही में उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। इस सीट पर उन्होंने अपनी विरासत आसिम राजा को सौंपी है, जो कुछ महीने पहले रामपुर लोकसभा का उपचुनाव हार चुके हैं। आसिम राजा के प्रचार में आजम खान भावुक तो हो रहे हैं, लेकिन उनके भाषणों में तलखी अब भी बनी हुई है। इसी आने वाले हैं ऐसी सूचना है, और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है, चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा। आजम खान का ये बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। इसमें आजम खान अपने चिर परिचित अंदाज में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। 1996 से आजम खान रामपुर का विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि आजम खान का ये आखिरी किला भी इस उपचुनाव में ढा दिया जाए। यही वजह है कि दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक रामपुर में प्रचार कर चुके हैं। इसी कोशिश में हर रोज योगी कैबिनेट का कोई ना कोई मंत्री रामपुर की खाक छानता नजर आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी, जो एक बार रामपुर से सांसद रह चुके हैं, वो भी रामपुर की गलियों में खिचड़ी पंचायत करते नजर आ रहे हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव आजम खान जेल से लड़े थे। उन्हें लगभग 55,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी। रामपुर सीट पर लगभग 3,84,000 वोटर हैं, जिसमें 2,27,000 मुसलमान हैं। सियासी गणित के हिसाब से आजम खान के प्रत्याशी का जीतना बहुत मुश्किल नजर नहीं आता, लेकिन अपने ऊपर 90 मुकदमों के चक्रव्यूह से वो कैसे निकले, ये रास्ता फिलहाल आजम खान को नहीं सूझ रहा। आजम खान पर कुल 90 मुकदमे हैं, जिसमें किताब चोरी, मुर्गी चोरी, धोखाधड़ी, 420 तमाम धाराएं हैं। लोकसभा चुनाव लड़े आजम खान तो जीते थे, लेकिन बाद में वो भी छोड़नी पड़ी क्योंकि विधानसभा चले गए। वो उपचुनाव सपा हार गई। अखिलेश यादव भी प्रचार करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इस बार समीकरण दूसरे हैं, माहौल दूसरा है। आजम खान की नाक की बात है और सपा की भी। यही वजह है कि अखिलेश यादव गुरुवार को प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, और उनके साथ में जयंत चौधरी भी होंगे। चंद्रशेखर भीम आर्मी के, वो भी रामपुर में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि सपा हारेगी, लेकिन आजम खान का आगे क्या होगा, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। रामपुर में सहयोगी तमकीन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।